शमून अपने दो दोस्तों के हमरा सुबह सुबह ही शिकार के लिए रवाना हो गया। जैसा शमून खुद था वैसे ही उसके आवारा दोस्त थे। अपनी राइफल्स ठीक से चेक की है ना? ये ना हो कि राइफल्स ठीक चले ना और हम शिकार करने के बजाय शिकार हो जाएं। शमून के पूछने पर उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, ऐसे बेवकूफ नहीं है, सब कुछ A1 है। हाँ, अलबत्ता खाने पीने के लिए कुछ नहीं लिया, बाजार से लेते जाएंगे। शमून ने बाजार पहुंचकर जीप रोकी और कुछ खाने पीने की अशिया खरीदी। वो जो ही शहर से बाहर निकला उसने जीप के स्पीड तेज कर ली। एक दोस्त मोबाइल का हेडफोन कानों से लगाकर म्यूजिक सुनने में महव हो गया और दूसरा शमून से गपशप में मसरूफ हो गया। यार शमून, तू जल्दी से शादी कर ले, हमें भी घर के पके हुए खाने मिले। बाजार के खाने खा खा कर तो दिल भर गया है। शमून ने स्टेयरिंग से नजर घुमाते हुए दोस्त की तरफ देखा। यार अपनी खैर मनाओ, अगर मेरी शादी हो गई ना तो तुम दोनों की छुट्टी हो जाएगी। पंछी को कैद करने के लिए सबसे पहले उसके पर काटे जाते हैं और अभी मैं ये आज़ादी ख़त्म नहीं करना चाहता। तुम क्यों नहीं शादी कर लेते? यार तेरी तरह हमारे पास जायदादें तो नहीं हैं कि बैठ के ऐश करें। हमें तो पहले पैरों पर खड़ा होना है, फिर जाके शादी होगी। यार तुम तो संजीदा हो गए, जिंदगी को एंजॉय करो। शमून ने यह कहकर डेक में सीढ़ी डाली और तीनों दोस्त मौसीकी के मजे लूटने लगे। 3 घंटे के तवील सफर के बाद वो तीनों बहावलपुर पहुंच गए। अब उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। चोलिस्तान अब 30 किलोमीटर के फासले पर था। फ्रंट सीट पर बैठे हुए दोस्त ने ठंडी आह भरी। यार तुमने विशा के साथ अच्छा नहीं। शमून बड़बड़ाया, तुम्हें अचानक विशा का ख्याल कैसे आ गया? इस कदर पुरमज़ा सफर खराब मत करो। पिछली सीट पर बैठा हुआ दूसरा दोस्त तासुफ भरे अंदाज में बोला, हाँ यार, 3 दिन उसे भूखा प्यासा फार्म हाउस में जानवर की तरह जंजीरों से बांध रखा। विशा के नाम लगी जायदाद के पेपर्स पर साइन लेने के लिए तुमने उसे काविये से टॉर्चर किया। तुम थक गए, मगर एक लड़की होने के बावजूद उसने हार ना मानी और जायदाद तुम्हारे नाम ना की। तुमने हार मानकर उसे आजाद कराया और ये धमकी दी कि उसने किसी को तुम्हारे बारे में बताया तो तुम उसके बाप की जान ले लोगे। शमून गुस्से से गरज कर बोला, मैंने तो उसे शादी की ऑफर दी थी। मुझसे शादी कर लेती तो खुद बखुद सब कुछ मेरा हो जाता। जब विशा ने मुझसे शादी से इनकार किया तो मैंने उसे अगवा किया। इस मामले में तो फुप्पो भी मेरे साथ थी। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि एक घर और कुछ जमीन के अलावा सारी जायदाद अंकल जफर विशा के नाम लगा दी थी। फ्रंट सीट पर बैठे हुए दोस्त ने नसीहत के अंदाज में कहा, छोड़ो यार, तुम्हारी आंटी के पास बहुत कुछ है। इस तरह के गलत कामों से बचा करो। आखिर तुम इज्जतदार माँ बाप के बेटे हो। अगर उनको तुम्हारे इन कामों की भनक पड़ गई तो तुम्हें आग कर देंगे। शमून ने फकराना अंदाज में सर अकड़ लिया। आग करेंगे तो करते रहें, शमून किसी से नहीं डरता। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शमून को नुकसान पहुंचा सके। चल यार, पेप्सी निकाल, मूड अच्छा करें। एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़कर वो दूसरे हाथ से पेप्सी पीने लगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो लोग चोलिस्तान पहुंच गए। ये बहुत बड़ा सहरा था। रेत के बड़े बड़े टीले बेतरतीबी से फैले हुए थे। शमून रेत पर गाड़ी बहुत महारत से चला रहा था। रेतीले रास्तों के नशीबो फराज पर जीप हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। ये चोलिस्तान के कर्ब में घना जंगल था। दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं थी। उन्होंने अपनी राइफलें तैयार कर लीं। शमून ने अपने दोस्त को ड्राइविंग सीट पर बिठाया और खुद राइफल लेकर खड़ा हो गया। जीप आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहो, जीप को रोकना खतरनाक हो सकता है। शमून ने अपने दोस्त को हिदायत की। रास्ते के दोनों तरफ कांटेदार खुश्क झाड़ियां थीं। खुश्क झाड़ियां खत्म हुई तो उन्हें हिरणों का गौल दिखाई दिया। फासला ज्यादा होने की वजह से वो फायर ना कर सके। जीप को देखकर हिरणों ने तेज भागना शुरू कर दिया और नजदीक टीला क्रॉस करके दूसरी तरफ को निकल गए। अब वो उनकी नजरों से ओझल हो गए। ओह शिट! शमून ने राइफल का दस्ता जीप के दरवाजे पर दे मारा। अभी दूर दूर तक इन्हें कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक इंतहाई खूबसूरत तितली कहीं से उड़ती हुई आई और उनकी जीप के ऊपर उड़ने लगी। शमून के दोस्त ने मुस्कुराते हुए तितली की तरफ देखा। शमून, देखो किस कदर खूबसूरत तितली है। सहरा में इतनी कितनी प्यारी लग रही है। ये गैर मामूली बात है, यहाँ पर तो फूल भी नहीं है। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ ऊपर किया तो वो जीप के सामने उड़ने लगी। शमून ने तिरछी नजर से अपने दोस्त की तरफ देखा। हम यहाँ तितलियां पकड़ने नहीं आए, शिकार करने आए हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ दोस्त ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। हमें इस काके को साथ ही नहीं लाना चाहिए था। बकवास मत करो। पिछली सीट पर बैठा हुआ दोस्त गुस्से से बड़बड़ाया। इन तीनों को इल्म ही ना हुआ, वो तितली एक ही साथ में खूबसूरत गजाल का रूप धार गई। शमून ने खुशी से नारा लगाया, वो देखो, लगता है वो हिरन अपने गौल से बिछड़ गया होगा। शमून ने बड़ी महारत से
हिरन पर फायर किया। ना जाने कैसे निशाना खता हो गया और हिरन तेज भागता रहा। शमून के दोस्त ने भी उस पर फायर किया मगर निशाना बार बार खता होता रहा। कुछ सोचे समझे बगैर वो जीप इस गजाल के पीछे दौड़ाते रहे। हिरन बीचदार रास्तों से दौड़ता हुआ सहरा के खतरनाक तरीन हिस्से तक पहुंच गया। इस बार शमून की राइफल का फायर गजाल के पीठ में जाके लगा और वो फड़क कर गिर गया। उन्होंने जीप रोकी और खुशी से उछलते हुए जीप से उतरे। अक्टूबर का महीना था मगर सूरज इस तरह दहक रहा था जैसे जून या जुलाई का महीना हो। धूप में चमकती रेत हरारत दे रही थी। शमून जो ही हिरन के करीब गया, हिरन का जिस्म हवा में तहलील होके उस तितली का रूप धार गया जो उन्हें थोड़ी देर पहले दिखाई दे रही थी। तीनों इस तहरीर आमेज मंजर पर हवास फाख्ता तितली की तरफ देखने लगे जो अपनी खूबसूरत और मासूमियत में कोई भयानक राज छुपाए हुए थी, जिसके नाजुक परों के पीछे रूह फरसा हकीकत थी। तितली हवा में एक जगह साकित हो गई और फिर विशा के रूप में बदल गई। सनसनाहट की एक लहर तीनों के वजूद से गुजर गई। वो सरतपा कांप के रह गए। माहौल की जादूगरी ने खौफ व हिरास फैला दिया था। विशा के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। शमून को अपने गिर्द मौत की सरसराहटें महसूस होने लगी। शमून ने हौसले का लंबा सांस खींचा और विशा के करीब गया। विशा, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। शमून के मुंह से ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि विशा के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। उसकी आंखों से गुस्से के शोले लपकने लगे। चेहरे पर अकड़ाव सा आ गया। वो मुंह खोल कर चीखी तो उसके सामने के दो दांत लंबे हो गए। उसके बाजुओं की जगह परों ने ले ली। वो खूबसूरत बला शमून की तरफ बढ़ी। शमून के जिस्म से उसके जैसे चांद निकल गई। वो भागने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसके आसाबी ताकत किसी खौफ के दबाव से खत्म हो गई। वो खूबसूरत बला एक झटके से शमून की तरफ बढ़ी और उसके गर्दन पर अपने खून ख्वार दांत पेवस्त कर दिए। शमून की चीखें सहरा के सन्नाटे में गूंजने लगी। उसके दोनों दोस्त अपनी बेजान सी टांगों को घसीटते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे मगर इस खूबसूरत बला ने उन दोनों को भी निशाना बना लिया। वो तीनों गर्म रेत पर गिरे तड़प रहे थे। विशा ने रेत की तरफ फूंक मारी और वो तीनों रेत के तूफान बगोले की लपेट में आ गए। ऐसी रेत जिसके जर्रे अंगारों की तरह दहक रहे थे। उन तीनों के जिस्म झुलसते रहे। सहरा के सनाटों में उनकी चीखें गूंजती रहीं। शिकार खेलने वाले उजल का शिकार हो गए। विशा के भयानक रूप ने फिर उस तितली का रूप ले लिया और वो हवा में कहीं गुम हो गई। सहरा के लोगों ने मुर्दा खोर गिद्धों के गौल देखे तो उनका माथा ठनका और वो जीप के टायरों के निशानात पर चलते हुए इस जगह पहुंच गए। तीन नौजवानों की झुलसी हुई लाशें देखकर तो वो दम बखुद हो गए। कुछ नौजवानों ने आगे बढ़कर लाशों की तलाशी ली। उनके मोबाइल से उनके रिश्तेदारों को उनकी हलाकत के बारे में मुतला किया। चोलिस्तान के कुछ लोगों ने उन लाशों को उनके वालिदैन तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर लिया। लाशों को कफन में लपेट कर ताबूत में बंद किया जा रहा था तो एक बुजुर्ग जो किसी गहरी सोच में गुम लाशों की तरफ देख रहे थे शमून की लाश के करीब आए। समझ नहीं आ रहा इन तीनों को किसने मारा है। इन तीनों की मौत बहुत अजीब तरीके से हुई है। अगर इनका कत्ल किसी इंसान ने किया है तो ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इनकी लाशें उनकी जीप के करीब मिली हैं। जंगल के इस खतरनाक तरीन हिस्से में ना तो किसी और गाड़ी के निशानात मिले और ना ही किसी इंसान के। कोई जंगली जानवर होता तो उनके चेड़ फाड़ करके रख देता, मगर इनको तो किसी ने जला दिया। लाश पर कफन लपेटते हुए नौजवान ने शमून की गर्दन से कपड़ा पीछे किया। ये देखें, किसी जानवर ने उसकी गर्दन पर दांत गाड़ के उसे हलाक कर दिया है। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर शमून की गर्दन की तरफ देखा तो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उसने दांतों के दो निशानों के दरमियान उंगली रख के पैमाइश की और फिर अपने सामने के दांतों की अतराफ के बड़े दांतों के दरमियान में वही उंगली रखी। पैमाइश एक जैसी थी। बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे, आंखें बाहर को उबल पड़ी। वो बेखुद चलाने लगा। ले जाओ जितनी जल्दी हो सके इन लाशों को। इस सहरा से या किसी भटकी हुई शैतानी रूह का शिकार हुए हैं। लोगों को इकट्ठा करो, मेलाद का एहतमाम करो। हम कुरान पाक पढ़कर इज्तिमाई दुआ मांगेंगे। हमारे सहरा से किसी शैतानी रूह का गुजर हुआ है। नौजवानों ने हड़बड़ा के कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, इससे पहले कि वो रूह किसी और का शिकार कर ले। बूढ़ा बैसाखी का सहारा लेते हुए सरखाने से बाहर आ गया। नौजवानों ने जल्द अज जल्द लाशों को उनके वर्षा तक पहुंचा दिया। तीन घरों पर सदमे की बिजलियां गिर गईं। शमून की लाश पर मातम करती हुई माँ नीम बेहोशी की हालत में चारपाई पर सर रखे रो रही थी। खबर सुनकर जब मारिया वहां पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शमून से एक रोज पहले ही तो उसकी बात हुई थी और ये सब कैसे हो गया? रात के 12 बज रहे थे। सोगवारी माहौल में बैन करती औरतों के दिल खराश आवाजें गूंज रही थी। मारिया ने शमून की मैयत को करीब से देखा तो वो पूरी तरह झुलसा हुआ था।
माँ को तो अपनी होश नहीं थी, मगर लाश के करीब बैठी हुई औरतें सरगोशी के अंदाज में खुसर फुसर कर रही थी। उसके अलावा उसके 2 दोस्त भी मरे हैं। तीनों की अमवात एक ही अंदाज में हुई है। गर्दनों पर 2 दांतों के निशान और जिस्म झुलसे हुए। अगर तीनों जंगली जानवरों का शिकार हुए तो उनके जिस्म कैसे झुलस गए? दूसरी औरत ने कानों को हाथ लगाया। अस्तगफार पढ़ो, मुझे तो ये कोई काले जादू का चक्कर लगता है। मारिया ने औरतों की बातें सुनी तो घबराहट से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आगे बढ़कर कफन का कपड़ा शमून की गर्दन से पीछे किया तो उसकी गर्दन पर वाकई 2 दांतों के निशान थे, जिससे निकलने वाले खून की रंगत काली हो चुकी थी और गर्दन से लेकर चेहरे तक की रंगत में नीलाहट थी, जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। मारियम मबहूत नजरों से लाश की तरफ देखती हुई अपनी जगह पर बैठ गई। शमून की माँ को दिलासा देने के लिए उसकी जबान से एक लफ्ज भी अदा ना हो सका। वो बस गुमसुम सहमी सहमी तस्बीह पढ़ती रही। एक अजीब सा खौफ उसकी रगों में सरायत कर गया। कुछ देर के बाद वो ड्राइवर के साथ वापस आ गई। घर में एक बूढ़ी मुलाजिमा थी और वो थी। जफर तो बैरून मुल्क था। घर में दाखिल होते ही जैसे खौफ के सफेद साए में भी उसके साथ ही घर में दाखिली हो गई। उसके अंदर के खौफ ने बाहर का माहौल भी सरासीमा बना दिया। वो सहमी सहमी सी अपने कमरे तक चली गई। रात की तारीकी में डूबा हुआ घर का सन्नाटा मारिया के खौफ को मजीद बढ़ा रहा था। किचन से बर्तनों के खड़कने की आवाजें आई तो मारिया बिला तामिल बोली, बुशरी, तुम क्या कर रही हो? मारिया ने पूछा। जी, वो बर्तन समेट रही हूँ। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, कुछ देर बाद बना देना। बीबी जी, रात का 1 बज रहा है, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। तुम चाय रहने दो, ऐसा करो आज इधर ही सो जाओ, जमीन पर मेरे कमरे में। मारिया ने कालीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा बेगम साहिबा। मुलाजमा इधर ही कालीन पर सो गई। मारिया बिस्तर पर विराजमान थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अजीब अजीब ओहाम जहन में हलचल मचा रहे थे। इसी दौरान उसके मोबाइल की रिंग बजी तो वो चौंक सी गई। मोबाइल की स्क्रीन जफर का नाम आ रहा था। मारिया ने जल्दी से फोन उठाया, कानों से लगा लिया। हेलो, क्या बात है? तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? जफर ने पूछा। ऐसे ही अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। तुम ठीक हो? मारिया ने पूछा। जफर ने मता सफाना लहजे में कहा। शमून के बारे में इल्म हुआ, मगर ये सब कैसे हुआ? किसने बेदर्दी से शमून का कत्ल कर दिया? ओह, आवारा लड़कों का ऐसा ही अंजाम होता है। मरे हुए लोगों को तो बख्श दो। मारिया गुस्से से बोली। शमून के कत्ल से तुम क्यों खौफजदा हो गई हो? जफर ने सवाल किया तो मारिया सारा माजरा बताए बगैर ना रह सकी। जफर मबहूत होके रह गया। ये मौत तो वाकई बहुत अजीब है। खैर, मैं आऊंगा तो मजीद इस मौजू पर बात करेंगे। ये कहकर जफर ने फोन बंद कर दिया। फवाद के वालिद हस्बे मामूल रात को 8 बजे ऑफिस से आए। ऐमन के साथ खाना खाया और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गए और नेट पर अपने शेयर्स चेक करने लगे। ऐमन कुछ पैकेट्स लेकर बेड पर बैठ गई। वकार अहमद ने लैपटॉप पर नजर जमाई ही ऐमन से बात की। क्या बात है, आजकल तुम्हारे एनजीओ की कोई मसरूफियत नहीं नजर आ रही? क्या औरतों के मसाइल खत्म हो गए हैं? ऐमन सरसरी से लहजे में बोली। मेरा अपना दिल नहीं लगता अब इन कामों में। अजीब सा अधूरापन आ गया है मेरे अंदर। मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी तो ही दूसरों के मसाइल हल करूंगी। वकार अहमद ने लैपटॉप छोड़कर ऐमन की तरफ देखा। ये कौन से पैकेट्स लेकर बैठी हो? क्या है इनमें? ऐमन पैकेट्स को हाथों से छूने लगी। उनमें फवाद के नए सूट हैं, जिनमें फवाद के लिए वीना का हाथ मांगने अपनी भाई के घर गई थी तो मैंने पहले ही फवाद के मंगने के लिए नए सूट ले लिए थे। मुझे मालूम नहीं था कि भाईजान इनकार कर देंगे। पता नहीं भाईजान ने मुझसे ऐसा क्यों किया। उन्होंने वीना का रिश्ता आरफीन से तय कर दिया है। आरफीन भी तो उनकी बहन का ही बेटा है। हैसियत में भी हम दोनों बहनों में कोई खास फर्क नहीं है। फिर ऐसा क्यों? वकार अहमद उठकर ऐमन के करीब बैठ गए। कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ हैसियत और ताल्लुक ही सब कुछ नहीं होता। बेटी के मामले में बहुत कुछ देखना पड़ता है। ऐमन सर झुकाए रोने लगी। मेरा फवाद यहाँ होता तो मैं जैसे तैसे भाई को मना ही लेती। मैं भी अपने बेटे के अरमान पूरी करती। किस कदर बजिद था वो वीना के रिश्ते के लिए, और आज वीना और की हो गई। अगले जुम्मे वीना और आरफीन की मंगनी है। वकार अहमद ने उसके आंसू पोंछे। तुम इस तरह परेशान मत हो, खुदा को यही मंजूर होगा। मैं अभी मायूस नहीं हुआ। इंशाअल्लाह हमारा फवाद जरूर वापस आएगा और हम उसके लिए वीना से भी अच्छी लड़की ढूंढेंगे।